हेलो एवरीवन, वेलकम आप सभी का अपना एजुकेशन पर। ये क्लास पॉलिटी का होने वाला है जिसमें कि हम फंडामेंटल राइट करवा रहे थे। ये क्लास पार्ट 3 का है। इसका हम एक क्लास करवा चुके थे जिसमें कि हम समानता का अधिकार के बारे में टोटल कंप्लीट डिस्कशन करवा चुके थे। आज ये क्लास स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में है और ये पॉलिटी का क्लास नंबर 5 है। इसके पहले हम 4 क्लास करवा चुके हैं जिसमें कि भाग 1 भाग 2 ये सभी हम कंप्लीट करवा चुके हैं। देखते हैं आज का क्लास। सबसे पहले है अनुच्छेद 19। इसके पहले हम सारा कंप्लीट करवा चुके हैं। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं। अनुच्छेद 19 को संविधान की रीढ़ बोलते हैं। देखते हैं संविधान की रीढ़ इसको क्यों बोलते हैं, इसका सभी एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। इसमें टोटल 7 पॉइंट थे, अब एक पॉइंट को हटा दिया गया है, देखेंगे आगे। तो सबसे पहला जो है वो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब क्या है? किसी के सामने हम कोई भी बात रख सकते हैं, अपना विरोध व्यक्त कर सकते हैं। पुतला जलाना क्या होता है? एक विरोध व्यक्त करना होता है। प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। मीडिया वाले भी किसी पर कुछ भी बोल सकते हैं। इसका उसको कहाँ से अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 19 के 1 से। आप मनीष कश्यप एक न्यूज़ रिपोर्टर को जानते होंगे जो कि किसी पर भी खुले आम विरोध कर देते हैं। इधर भी एक अक्षय कुमार का ऐड आया था जिसमें कि गुटखा का वो प्रचार कर रहे थे, तो मनीष कश्यप उस पर पूरा बोले, उसका पूरा विरोध किए। तो इस पर इसको कहाँ से उसका अधिकार प्राप्त होता है? अनुच्छेद 19 का 1 से। दूसरा है सभा। हम कोई भी सभा बना सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन है कि सभा में हथियार नहीं हो। बिना हथियार के हम कोई भी सभा संगठित कर सकते हैं। उसके बाद है अनुच्छेद 19 का तीसरा नंबर संगठन। यदि हम सभा बना रहे हैं और वह सभा ठीक है तो उसका एक संगठन बना सकते हैं, लेकिन 13 का विरोध ना हो। 13 का विरोध होने का मतलब किसी के मूल अधिकार का हनन न हो तो हम कोई संगठन बना सकते हैं। चौथा है चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। हम भारत में कहीं भी स्वतंत्र पूर्वक चारों ओर मतलब कहीं भी घूम सकते हैं। यहाँ पर भी कंडीशन है कि 13 का विरोध ना हो, मतलब सभी को सभी जगह घूमने की स्वतंत्रता है। आप किसी के मूल अधिकार का हनन करके कहीं भी नहीं घूम सकते। यही है 13 का विरोध ना हो। भारत में आप कहीं भी घूम सकते हैं लेकिन मूल अधिकार का किसी का हनन नहीं हो। जैसे कि एग्जांपल है सैनिक छावनी। सैनिक छावनी के आगे लिखा रहता है आप सैनिक छावनी में हैं, लेकिन इसमें यही कंडीशन है कि सैनिक छावनी के अंदर आपका मूल अधिकार नहीं चलेगा। उसका एक अलग लॉ होता है उसके अंदर, तो उसके अनुसार चलना होता है। आगे है 5वां, कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता। चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता है। हम कहीं भी गए और कोई प्लेस हमको अच्छा लग गया तो वहाँ हम बस सकते हैं। किसी भी जगह भारत में हम स्वतंत्रता पूर्वक बस सकते हैं। यह अनुच्छेद 19 में इसका अधिकार दिया गया है। अगला है संपत्ति। संपत्ति का अधिकार दिया गया है, लेकिन अर्जित संपत्ति, खरीदी गई संपत्ति। लेकिन ये संपत्ति का जो अधिकार था इससे बहुत लॉस होता था गवर्नमेंट को। कहीं यदि कोई सड़क बनाना होता था, कहीं एयरपोर्ट बनाना होता था, तो संपत्ति का अधिकार के कारण किसी का सरकार संपत्ति नहीं ले सकता था। लेकिन इसीलिए इसको अब कानूनी अधिकार में शामिल कर दिया गया है। आप नीचे देख पा रहे होंगे मोरारजी देसाई द्वारा 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था। इसमें संपत्ति को अधिकार को कानूनी अधिकार में बदल दिया गया है। इसको 19 के 6 से हटाकर 300 के ए में डाल दिया गया है। तो 19 का जो 6 था संपत्ति का अधिकार, खरीदी गई संपत्ति का अधिकार, वो अब नहीं रहा। 7वां है व्यवसाय। हम कहीं भी कोई भी व्यापार कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, इसका पूरा स्वतंत्रता है। तो अनुच्छेद 19 का 6 अधिकार दिया गया है। 1 नंबर में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है सभा, तीसरा है संगठन, चौथा चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, 5वां कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता और 7वां व्यवसाय। छठा अब नहीं रहा। उस आगे देखते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में क्या है? दोष सिद्ध संरक्षण। दोष सिद्ध से संरक्षण कैसे? कोई भी आप क्राइम किए हो तो उससे आप संरक्षण कैसे पा सकते हैं, या फिर नहीं किए हो और ज़बरदस्ती आपको फंसा दिया गया है तो उससे आप संरक्षण कैसे पा सकते हैं? तो 20 का जो 1 नंबर है उसमें है एक अपराध एक सज़ा। यदि आप एक ही अपराध किए हैं और उसका आप सज़ा काट लिए हैं तो उसके बाद आप अपराधी नहीं कहलाएंगे। आप स्वतंत्र पूर्वक कहीं भी घूम सकते हैं, आपको मूल अधिकार प्राप्त होगा। तो एक अपराध और एक सज़ा। दूसरा है सज़ा, अपराध के समय के कानून के अनुसार। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 4-5 साल के बाद सुनवाई होती है और उसके बाद उसको सज़ा दी जाएगी उसी कानून के अनुसार। तो ये यहाँ पर ये नहीं है। जिस समय आप अपराध किए हैं उसी समय के
कानून के अनुसार आपको सज़ा दी जाएगी। तीसरा नंबर है स्वयं के विरुद्ध गवाही। स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए कोई आपको वादी नहीं कर सकता। ये चीज़ अनुच्छेद 20 में तीसरा नंबर में दिया गया है। यदि आपको किसी भी क्राइम में फंसा लिया गया है और आपको स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य किया जाता है, ऐसा केस आप कभी भी देखे होंगे, कहीं मूवी में भी देखे होंगे कि किसी क्रिमिनल को मार पीट कर गवाही देने के लिए बाध्य किया जाता है। लेकिन यदि मार पीट कर गवाही दे भी देता है तो वो कोर्ट में मान्य नहीं होता है। कोर्ट के सामने जो भी गवाही देता है वही मान्य होता है। यदि ऐसा कभी भी आपके साथ हो तो आप कुछ भी बोल दीजिए पुलिस के सामने, वो चीज़ अमान्य होता है। यदि वो मर्डर केस के लिए भी आपको बोल रहा है तो वो आप हाँ कर दीजिए, क्योंकि मार पीट कर आपको किसी भी गवाही के लिए वो मना सकता है, लेकिन ये चीज़ मान्य होता नहीं है। तो आप देख लिए स्वयं के विरुद्ध गवाही मान्य नहीं होती है। आगे देखते हैं नोट। अनुच्छेद 20 के अनुसार जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय दोषी करार नहीं कर देती तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। किसी पर भी केस हो जाता है तो उसको अपराधी नहीं बोल सकते आप, जब तक कि न्यायालय उसको दोषी करार नहीं कर देती। ऐसा बहुत केस हो जाता है जबकि FIR कोई भी कर सकता है किसी पर, तो वो दोषी नहीं, क्रिमिनल नहीं है, जब तक कि उसको न्यायालय दोषी करार नहीं कर दे। तो यही है अनुच्छेद 20 में दोष सिद्ध संरक्षण। एक अपराध का एक सजा ही होगा। सजा अपराध के समय के कानून के अनुसार और स्वयं के विरुद्ध गवाही मान्य नहीं है। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में क्या है? आप जीने के लिए स्वतंत्र हैं। आप अपना शरीर का जिस तरह जीवन यापन करवाना चाहते हैं कर सकते हैं। तो इसमें क्या है? आप अपना प्राण नहीं ले सकते, आत्महत्या नहीं कर सकते। आत्महत्या भी एक अपराध है, आपको आगे पता चलेगा। आत्महत्या भी एक अपराध है, आप अपना प्राण नहीं ले सकते। प्रदूषण फैलाना भी एक अपराध है, क्योंकि प्रदूषण से बहुत सारा की बीमारियां फैल जाती हैं। इसीलिए मोटरसाइकिल से जो ज़्यादा धुआं निकलता है इसके लिए चालान काट दिया जाता है। आगे हेल्थ भी एक प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में आ जाता है। इसीलिए सरकार सभी के हेल्थ का ख्याल रखती है। जैसे कि कोरोना में आप देखे होंगे सभी को फ्री वैक्सीन दिया गया, पोलियो का फ्री वैक्सीन दिया जाता है। इस तरह का जो हेल्थ इशू है इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, और इसीलिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत सभी के हेल्थ का सरकार ख्याल रखती है। यह था प्राण के बारे में। अब देखते हैं दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक स्वतंत्रता आप किस तरह जीवन यापन करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे कि आप एकांतवास, बहुत लोगों को एकांतवास पसंद होता है, एकांतवास रह सकते हैं, विदेश यात्रा कर सकते हैं। निजता प्राइवेसी कुछ आप छुपा के रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। जैसे कि बहुत लोग अपना मोबाइल में पासवर्ड लगा के रखते हैं, बहुत लोग कहीं भी जाते हैं तो ताला लगा के रहते हैं घर में। वो चीज़ जानने के लिए आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते। अगला है एडल्टरी, व्यभिचार। इसमें क्या होता है? कोई भी यदि शादीशुदा औरत किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाती है, रिलेशन बनाती है, तो ये चीज़ पहले एक इलीगल चीज़ था। ये चीज़ 497 IPC में लिखा गया था, लेकिन अब इसको ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि ये दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। आप जिस तरह चाहे अपना जीवन गुजार सकते हैं। तो ये चीज़ अब लीगल है, इसमें कोई भी अपराध वाले बात नहीं है। लेकिन ये चीज़ तलाक का बहुत बड़ा सबूत कारण बन सकता है। यदि उसके पति को पता लग गया तो वो तलाक ले सकता है इसके अंतर्गत। तो व्यभिचार अब लीगल है, लेकिन तलाक का कारण बन सकता है। तो अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आप जीने के लिए स्वतंत्र हैं। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 21 का क। अनुच्छेद 21 का जो क है वह है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार पहले नहीं था, अब सभी को शिक्षा का अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा गवर्नमेंट द्वारा दी जाएगी। ये चीज़ जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, लेकिन इसको अच्छा से पॉलिसी लाते वक्त सही होते समय लगा और 1 अप्रैल 2010 तक ये चीज़ लागू हो गया। तो शिक्षा का अधिकार सभी को है, शिक्षा कोई भी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। आगे देखते हैं नोट। अनुच्छेद 20 और 21, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर 21 होगा। अनुच्छेद 20 और 21 इस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा सकता।
जैसे कि हम आपको पहले ही बताए थे इसके पहले वीडियो लेक्चर में कि यदि राष्ट्रपति चाहे तो मूल अधिकार को निलंबित कर सकती है, संसद चाहे तो उसको प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन अनुच्छेद 21 और 20 जो है इस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा सकता। जैसा कि इसके पहले देखें अनुच्छेद 20 में क्या है, दोष सिद्ध संरक्षण, इस पर कोई भी आपको प्रतिबंध नहीं लगा सकता। अनुच्छेद 21 जो है शिक्षा का अधिकार, इस पर भी कोई भी आपको प्रतिबंध नहीं लगा सकता। तो इसे इसीलिए सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार कहते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 क्या है, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अब देखते हैं गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण क्या है। अब कोई अपराध किया है तो उसको दंड देना होगा, कोई यदि जघन्य अपराध किया है तो उसको मृत्यु दंड भी देना होता है, फांसी भी देना होता है। लेकिन अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया है, आप किसी का प्राण नहीं ले सकते, उसको अपना जीवन यापन करने की पूरा स्वतंत्र अधिकार है। तो यहाँ पर यही हुआ कि अनुच्छेद 21 ख़त्म कर दिया जाएगा जब अनुच्छेद 22 का मामला आएगा। तो अनुच्छेद 22 का मामला मतलब यहाँ पर दो कानून दिए गए हैं, एक है अपराध के बाद, एक अपराध के पहले। अपराध के बाद वाला देखते हैं, जो कि जबकि आप अपराध कर दिए हैं उसके बाद आपके साथ क्या क्या सुलूक किया जाएगा। सबसे पहले है वारंट। आपको पुलिस वारंट दिखाएगी, वारंट दिखाकर आपको गिरफ्तार करेगी, लेकिन किसी जघन्य अपराध के लिए वो बिना वारंट के भी आपको गिरफ्तार कर सकती है। उसके बाद वह थाने ले जाएगी और कस्टडी में रखेगी। 24 घंटे के अंदर आपको जज के सामने उसको प्रस्तुत करना होता है। यदि कोई भी बीच में छुट्टी का दिन आ गया या फिर कोई हॉलीडे आ गया तो इसमें वो चीज़ गिनती मान्य नहीं होती है, 24 आवर्स मान्य नहीं होती है। और एक चीज़ होता है, यदि कोई कहीं भी पुलिस बिजी है तो आपको वो 24 घंटा से ज़्यादा रख सकती है। तीसरा नंबर है, आप कोई भी वकील रखने के लिए स्वतंत्र हैं। आप वकील रख लिए, कोई भी सरकारी वकील जो कि गरीब होता है वो अक्सर सरकारी वकील रखता है और सरकारी वकील अक्सर केस हार जाता है, तो आप कोई भी महंगे से महंगे वकील को रख सकते हैं। उसके बाद जज के सामने आप प्रस्तुत होंगे। वहाँ पर दो चीज़ हो सकती है, न्यायिक हिरासत। न्यायिक हिरासत क्या होता है, ये होती है जुडिशियल कस्टडी। यदि आपको कोई दूसरा डेट दिया गया हो तो जज क्या बोलेगी, आपको जुडिशियल कस्टडी में रखेगी। उसके बाद कोई अगला तारीख पर आपको प्रस्तुत किया जाएगा। दूसरा है पुलिस रिमांड। जज आपको पुलिस रिमांड पर भेज सकती हैं, कोई भी सबूत जुटाने के लिए पुलिस आपको पुलिस रिमांड पर लेती है। पुलिस रिमांड पर बहुत मारा पीटा जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, पुलिस रिमांड पर बहुत मारा पीटा जाता है, आप बहुत मूवी में भी ऐसा देखे होंगे। तो दूसरा है पुलिस रिमांड, जिसमें कि बहुत मारा पीटा जाता है। पुलिस रिमांड में एक कानून है कि 15 दिन तक ही आपको पुलिस रिमांड पर रख सकती है। और तीसरा चीज़ क्या है, पुलिस आपको जमानत दे सकती है। अगला है निवारक निरोध। निवारक निरोध को देखने के पहले थोड़ा सा और इसको डिटेल्स से देख लेते हैं। एफआईआर होने के बाद क्या क्या किया जाता है आपके साथ। तो एफआईआर क्या होता है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के बाद सबसे पहले आपको इंट्रोगेशन के लिए बुलाया जाता है। इंट्रोगेशन क्या होता है, पूछताछ। मामूली पूछताछ होता है, जैसे कि सुशांत सिंह के केस में आप यहाँ पर देखे होंगे कि रिया चक्रवर्ती को बहुत बार पूछताछ के लिए बुलाया गया था, तो ये क्या होता है, इंट्रोगेशन। दूसरा आता है कस्टडी। कस्टडी में आप कुछ नहीं होता है, सिर्फ रखा जाता है, जैसे कि दो लोगों के बीच में झगड़ा हुआ है, मारपीट हुआ है, तो दोनों को कुछ देर के लिए कस्टडी में रखा जाता है, सिर्फ मामला शांत करने के लिए। तीसरा चीज़ होता है अरेस्ट। अरेस्ट क्या होता है, गिरफ्तारी। यदि आप कोई बड़ा अपराध किए हैं तो आपको अरेस्ट किया जाता है और 24 घंटा के अंदर आपको न्यायालय में पेश किया जाता है। न्यायालय में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होता है उसके सामने आपको पेश किया जाता है। वो जज जो होता है आपको दो चीज़ दे सकता है, एक होता है जमानत, एक होता है जेल। जमानत या जेल। जेल में एक चीज़ होता है जुडिशियल कस्टडी, जो कि आपको हम पहले बता दिए। यदि आपको अगली तारीख दिया जाएगा और आप जघन्य अपराध किए हैं तो आपको जेल में ही रखा जाएगा, उसे ही जुडिशियल कस्टडी कहते हैं। एक होता है पुलिस रिमांड। पुलिस रिमांड पर 15 डेज मैक्सिमम रख सकते हैं, लेकिन अक्सर जज लोग 14 दिन के लिए ही पुलिस रिमांड पर भेजती हैं, तो वहाँ पर सबूत जुटाने के लिए आपको पुलिस रिमांड पर रखा जाता है। तीसरा चीज़ होता है जमानत। जमानत जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, देखते हैं एक एक करके। पहला है एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है, जैसे ही आपका
एफआईआर आप पर कोई किया है उसके बाद आप डायरेक्ट जाइए वकील के पास, वकील से आप इसके बारे में अपना एफआईआर के बारे में बोलिए और वो आपको जज के पास ले जाएगा। जब तक कि अभी तक आपको पुलिस गिरफ्तार नहीं किए हैं उसके पहले ही आपको मिल जाता है बेल। इसमें दो चीज़ होता है, गवाही आपके पास रहना चाहिए और आप कोई जघन्य अपराध नहीं किए हैं। छोटे मोटे मामले में आपको एंटीसिपेटरी बेल दे दिया जाता है, उसके बाद आपको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है। दूसरा आता है सिक्योरिटी मनी और गवाही। जब आपको जेल दे दिया जाता है और कोई बहुत बड़ा मामला नहीं रहता है तो सिक्योरिटी मनी और गवाही देकर आपको जमानत मिल सकता है। और तीसरा आता है पेरोल। पेरोल क्या होता है, किसी पॉजिटिव काम को करने के लिए सिक्योरिटी के साथ बाहर निकाला जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है संजय दत्त को जब अग्निपथ मूवी करना था तो उसको जेल से बाहर निकाला गया था सिक्योरिटी के साथ। तो यही होता है पेरोल। तो 3 तरह के जमानत होता है, एंटीसिपेटरी बेल, सिक्योरिटी मनी और गवाही, और एक होता है पेरोल। तो देख लिए आप एफआईआर और जमानत कैसे होती हैं। आगे देखते हैं अब निवारक निरोध के बारे में। निवारक निरोध में जब आप पर डाउट होता है, आप पर सस्पेंस होता है कि आपके कारण बहुत बड़ा अपराध होने वाला है, उसके पहले ही आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है, नज़रबंद कर दिया जाता है। नज़रबंद क्या होता है कि समाज के सामने से आपको हटा दिया जाता है, आपको कोई भी कनेक्शन सोशल मीडिया फ़ोन से बहुत दूर रखा जाता है। तो हाउस अरेस्ट भी हो सकता है। हाउस अरेस्ट मतलब आपको घर में ही रहना होता है, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। तो कोई भी अपराध के पहले ही आपको नज़रबंद कर दिया जाता है। तो ये होता है निवारक निरोध। इसके बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे कि आप वकील के पास नहीं जा सकते। निवारक निरोध बहुत बड़ा एक कानून है, इसमें आप वकील के पास नहीं जा सकते यदि इस पर के कोई आपको गिरफ्तार किया है तो। ये मैक्सिमम 3 मंथ का होता है, मैक्सिमम 3 मंथ आपको रख सकता है। 3 महीने के बाद यदि आपको रखना होता है तो सरकार से उसको आदेश लेना पड़ता है। ये एक तरह का रौलेट एक्ट के जैसा है कि बिना वारंट दिखाए आपको किसी मुकदमे पर ही आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसमें बहुत बड़ा खतरा होता है, किसी सामाजिक मुद्दा आप ऐसा भड़कीला भाषण देने वाले हैं जिसमें कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पाएगा, तो इसके कारण आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब 370 हटाया जा रहा था जम्मू कश्मीर से, तो इसी कानून से बहुत सारे नेता की गिरफ्तारी की गई थी। ये कानून बहुत बड़ा है, उससे भी बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कोई भी वकील आप नहीं रख सकते, मैक्सिमम 3 मंथ तक आपको ये रख सकते हैं। ऐसे निवारक निरोध संबंधी कानून बहुत सारे आए, एक एक करके देखते हैं। पहले है पीडीए प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, जो कि 1950 में आया था और इसका टारगेट था कि इसको 1952 में ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन ख़त्म होते होते इसको 1971 लग गया। इसको ज़्यादा नहीं डिटेल से देखेंगे क्योंकि ये अब नहीं रहा है, ये ख़त्म हो चुका है। दूसरा है मिसा, ये भी अब ख़त्म हो चुका है। ये था मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ये 1971 में लाया गया था और 1978 में ख़त्म हो गया। इसका मिसयूज बहुत हुआ। जब इंदिरा गांधी का सरकार था तो बहुत सारे नेता को इलेक्शन के समय बहुत सारे नेता को गिरफ्तार कर लिया जाता था। तीसरा है टाडा, टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़। टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ क्या है, ये आतंकवादी पर लगाया जाता है। जब 1985 में इसको लाया गया था और 1995 में ये ख़त्म हो गया था। यह बहुत ख़तरनाक था, ये भी अब ख़त्म हो चुका है। आगे है पोटा। पोटा 2001 में लाया गया था। इसका पहले नाम पोटो था और बाद में इसका नाम बदलकर 2002 में पोटा रख दिया गया और ये भी 2004 में ख़त्म हो चुका है। इसके आगे है यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, ये अभी भी लागू है। यूएपीए जैसे कि कोई लॉ तोड़ रहा है, अनलॉफुल काम कर रहा है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, जैसे कि अनंत सिंह को बहुत बार गिरफ्तार किया गया इस कानून से। अगला है एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ये 1980 में लाया गया था और अभी भी चल रहा है। ये जम्मू कश्मीर के अलावा पूरे भारत देश में लागू है। इसमें जिसको गिरफ्तार किया जाता है उसमें खतरा बना रहता है, उसका एनकाउंटर हो जाता है, ऐसा बहुत सारे मामले देखे गए हैं। तो एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 में लाया गया था। अगला है एएफएसपीए, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, ये 1958 में लाया गया था और ये अभी भी लागू है। इसमें क्या होता है कि आर्म्ड फोर्सेस जो होते हैं, हमारे सेना जो होते हैं, उसको कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि वो कहीं भी कभी किसी भी समय
किसी का घर में जाकर तलाशी ले सकते हैं, ये चीज़ उसको अधिकार दिया गया है। इसका यूज कश्मीर में बहुत सारा मिसयूज हुआ है इसका। आतंकवादी क्या करते थे, आर्मी का वर्दी पहन के वो इसका मिसयूज करते थे। तो ये 1958 में लाया गया था, लेकिन कुछ मिसयूज के कारण इसको बंद थोड़ी ना किया जाएगा, इसीलिए यह अभी भी लागू है। तो ये 3 तरह के जो निवारक निरोध कानून है ये अभी भी लागू हैं, UAPA, NSA, AFSPA। तो सभी निवारक निरोध कानून देख लिए, PDA, मिसा, टाडा, पोटा, ये सभी खत्म हो चुके हैं। 3 तरह के कानून अभी भी लागू हैं। तो यहाँ तक था अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 14 से 18 जो था समानता का अधिकार, वो हम इसके पहले वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करवा चुके थे। अनुच्छेद 19 से 22 इसको स्वतंत्रता का अधिकार बोला जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें भी स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 22 में भी गिरफ्तारी से स्वतंत्रता दिया गया है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 20 में क्या है, दोष सिद्ध संरक्षण है। अनुच्छेद 19 में क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें बहुत तरह के स्वतंत्रता दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 19 से जो 22 है इसे क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये चीज़ आज कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे हम देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, और उसके आगे देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आई होप आपको सब कुछ क्लियर समझ में आया होगा। इसके आगे आने वाले वीडियो को देखने के लिए आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब। PDF के लिए आप ज्वाइन टेलीग्राम कीजिए अपना एजुकेशन। थैंक यू, जय हिंद।